अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक़्त की ख़ासियत है कि ये हमेशा बदलता रहता है, ये कभी भी एक सा नहीं रहता। वक़्त बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए इतना ख़तरनाक और मुहलक साबित होता है कि उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी से निकालता है और जेल की सलाख़ों तक पहुँचा देता है। फिर जेल की सलाख़ों से उन्हें तख्तादार तक पहुँचा देता है और कुछ लोगों के लिए इतना मुफ़ीद साबित होता है कि उन्हें जेल की सलाख़ों से मुल्क का इक़्तिदार सौंप देता है और वो मुल्क के स्याह-ओ-सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं। ऐसी ही 2 अलग-अलग शख्सियात का आज हम अपनी स्टोरी में ज़िक्र करेंगे। 27 साल मुसलसल जेल में रहने के बाद 1990 के अंदर जब नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया, तो उन्हें ना सिर्फ मुल्क का पहला स्याह क़ौम सदर बनाया गया, बल्कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से भी नवाज़ा गया और बहुत सारे ममालिक ने उन्हें अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया। वही नोबेल पीस प्राइज़ जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपनी तकारीर में ये बात करते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, वो इसके असल हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर अमन कायम किया है और बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं, जिसके अंदर वो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की 2 न्यूक्लियर स्टेट्स वार का ज़िक्र करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेख हसीना को, जो मुसलसल 15 साल बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। 15 साल मुसलसल बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद जब वो 4 अगस्त 2024 को रुखसत हुई, उसके जस्ट इन 15 मंथ्स उनकी आर्डर आ गए, उनकी फांसी के आर्डर आ गए। वो ये अदालत, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये वही अदालत है जो उन्होंने 2009 में इक़्तिदार में आने के बाद कायम की थी, इस मकसद के लिए कि वो अपने मुखालिफिन को कुचल सकें, अपने मुखालिफिन को जेल की सलाखों तक लेके जा सकें और ना सिर्फ जेल की सलाखों तक बल्कि उन्हें फांसी के फंदे तक ले जा सकें, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई थी। उन्होंने अपने बहुत सारे मुखालिफिन को लटकाया, जिसके अंदर जमात इस्लामी के कारकुन और लीडर्स सर-ए-फ़हरिस्त थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2009 के अंदर जब उन्होंने ये अदालत कायम की थी, तो इसका नाम उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल रखा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल रखने की वजह ये थी, वो ये दुनिया को बताना चाह रही थी कि जितने भी दुनिया के और यूनाइटेड नेशंस के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर ये अदालत जो है वो पूरा उतरती है। लेकिन बहुत सारी हकूकी इंसान की तंजीमों ने इस बात पर तनकीद की कि ये अदालत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद के लिए बनाई गई है ताकि अपने मुखालिफिन को शेख हसीना कुचल सकें। 2024 के अंदर जुलाई के अंदर जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, एहतजाज शुरू हुआ, तब तलबा का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि हमें ये आपने जो मुल्क के अंदर कोटा सिस्टम शुरू किया हुआ है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। आपको ये बताता चलूँ कि 30% बांग्लादेश के अंदर 30% नौकरियाँ सिर्फ उन लोगों को दी जाती हैं जो लोग 1971 की वार के अंदर जिन लोगों ने बांग्लादेश का साथ दिया था, पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और बाकी नौकरियाँ बाकी लोगों को दी जाती हैं। लेकिन इस नौकरी देने की वजह पीछे, एक जो एहतजाज करने के पीछे वजह थी, वो ये थी कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो लोग जिन लोगों ने बांग्लादेश का साथ दिया था, वो लोग तो रिटायर हो चुके थे, वो लोग तो पेंशन्स ले चुके थे, वो लोग तो इस दुनिया से बहुत सारे लोग जा चुके थे, लेकिन अब उनकी नस्लों तक ये फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। और कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन रज़ाकार है, इस बात का फ़ैसला भी सिटिंग गवर्नमेंट करती थी, यानी कि शेख हसीना की गवर्नमेंट करती थी। यानी कि वो जिसे चाहती गद्दार कह देती, जिसे चाहती वो रज़ाकार कह देती और जिसे चाहती वो फ्रीडम फाइटर कह देती। आपको ये बात बताता चलूँ कि रज़ाकार, बांग्लादेश के अंदर रज़ाकार इस शख्स को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की वार के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी कि उस शख्स को बांग्लादेश के अंदर गद्दार कहा जाता है, मीन्स रेबल कहा जाता है। और यही सीन उन लोगों के साथ किया गया। और बाद में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो शेख हसीना नेशनल टीवी पर आईं और उन्होंने आकर ये बयान दिया, जिसके बाद जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद हो गया। ये बयान उन्होंने कहा कि अगर मैं ये जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स को ना दूँ, तो क्या मैं ये जॉब्स रज़ाकारों को दे दूँ? ये बात तलबा को बहुत बुरी लगी कि उन्हें मुल्क की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उन्हें गद्दार कह रही है। इस बात पर उन्होंने एहतजाज जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया और बहुत सारी सियासी पार्टियाँ भी उसके अंदर शामिल हो गईं। ये बात बाद में ये प्रोटेस्ट बाद में इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि 4 अगस्त 2024 को शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक़्त दिया गया कि आप या तो इस्तीफ़ा दे दें या फिर हम आपका साथ नहीं देंगे। शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा दिया, ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि उसी वक़्त मुल्क छोड़ने में ही अपनी आफ़ियत समझी।
और उसके बाद वो दोबारा अभी तक बांग्लादेश नहीं आई। और वही अदालत ने, उसी अदालत ने 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना के मौत के आर्डर जारी किए। ना सिर्फ शेख हसीना के, बल्कि उनके होम मिनिस्टर असदुज्जमा के आर्डर जारी किए। इधर मुझे खलीलुर रहमान कमर का एक शेर याद आता है कि वक़्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूँगा उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। यही है कि जब इंसान के पास इक़्तिदार नहीं रहता, जब उसकी सीट बदल जाती है, जब उसके इख्तियारात बदल जाते हैं, तो फिर ना सिर्फ उसकी किस्मत बदलती है, बल्कि लोग भी बदल जाते हैं। 1 साल के अंदर ना तो अदालतें चेंज हो गई, ना तो मुल्क चेंज हो गया, ना ही लोग बदल गए, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। और शेख हसीना उसी मुल्क के अंदर, जहाँ वो 15 साल मुसलसल इक़्तिदार में रहीं, उसी मुल्क के अंदर उन्हें मौत की सज़ा का आर्डर सुनाया गया। और ये मौत की सज़ा का आर्डर उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की वजह से सुनाया गया।